नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी मतलब उधारी पर खरीदारी करने का आपके पास एक बहुत ही इजी और बेहतरीन विकल्प होता है। और इस बार तो आंकड़े भी ये कहते हैं कि मई में क्रेडिट कार्ड से खर्च अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। दरअसल आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मई के मुकाबले क्रेडिट कार्ड का खर्च इस साल दोगुने से भी ज्यादा रहा। जाहिर तौर पर कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटी, लोगों ने एक बार फिर से घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, खरीदारी शुरू की और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बढ़ा। और क्रेडिट कार्ड धारकों ने मई में ही रिकॉर्ड 1.14 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से ही सिर्फ खर्च कर दिए। और ये सालाना आधार पर 118% की वृद्धि है। लेकिन इस खरीदारी पर उधारी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ये भी समझना जरूरी है। और क्रेडिट कार्ड का बिल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आप कर्ज के तले अगर दबने लगे, तो उसका समाधान क्या है, इस पर भी खास चर्चा करेंगे। क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज, ये समझने वाले हैं आज हम। पंकज मटपाल हमारे साथ है, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर से। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना कि क्रेडिट कार्ड जो कि आपको बहुत सारे फायदे भी पहुंचा सकता है और कई बार बहुत सारे डेट में भी फंसा सकता है। बेसिकली क्रेडिट कार्ड को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और अगर कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो नुकसानदायक भी है। इसलिए क्रेडिट कार्ड के सही तरीके का इस्तेमाल हम आपसे समझना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा क्रेडिट कार्ड से लोगों ने खूब जमकर खरीदारी की है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, वो यही दिखाता है कि डेफिनेटली लोगों की स्पेंडिंग बढ़ी है, खपत बढ़ी है। लेकिन अगर हम इसके कुछ दूसरे पहलू पर जाएं तो वो क्या हो सकते हैं? क्रेडिट कार्ड जो एक प्लास्टिक मनी कहा जाता है, उसका स्मार्ट यूज क्या है? स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने। क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं है कि नुकसानदायक है, ये बहुत फायदेमंद चीज है। देखिए, जब क्रेडिट कार्ड आपको इशू होता है तो उसकी एक क्रेडिट लिमिट होती है। तो आप ये समझिए कि कभी आपको पैसों की जरूरत हो और उस वक्त आप लोन लेने के लिए जाएं, आप अप्लाई करें और तब सब कुछ चेक करके आपको लोन सैंक्शन हो, लेकिन आपकी पहले से ही एक लिमिट तय है, तो कभी भी इमरजेंसी में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है इमरजेंसी में यूज करने के लिए। उसके अलावा ये होता है कि क्रेडिट कार्ड पे जब आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको एक फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है, जो 20 डेज से 50 डेज तक का कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कार्ड टू कार्ड और बैंक टू बैंक। लेकिन वो जो आपके पास टाइम होता है, तो आप देखिए आपने आज शॉपिंग की, लेकिन पेमेंट आपको आज नहीं करना है, तो आपका जो पैसा है वो बैंक में पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट अर्न कर रहा है और आप किसी दूसरे के पैसे पर खर्च कर रहे हैं, तो ये फायदा है। उसके अलावा बहुत सारे डिस्काउंट्स, रिवार्ड पॉइंट्स, ये सब मिलता है। कुछ कार्ड्स पर आपको एयरपोर्ट पर लाउंज का एक्सेस मिलता है, जो एक बहुत बड़ा फायदा है। उसके अलावा को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं, जिस पर जैसे कि पेटीएम कार्ड या फिर अमेजोन कार्ड, कुछ बैंक के साथ इनका टाई अप है उदाहरण के तौर पर, तो वहां पर आपको हमेशा जब भी आप शॉपिंग करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह से अगर सही से यूज किया जाए क्रेडिट कार्ड का तो फायदा ही फायदा है। बस ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, ओके, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। अब जब क्रेडिट कार्ड के इतने सारे फायदे आपने गिनाए पंकज जी, तो क्यों कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो नुकसानदायक हो सकता है? कहने का मतलब यह है कि क्या कुछ जोखिम भी हैं जो क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए हैं, जिसका हमें समझदारी से ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हमने आमतौर पर सुना है कि अरे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो, कर्ज के बोझ के तले दब जाओगे। क्या ये सही है? जोखिमों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो कि ध्यान में रखने लायक है? स्वाति, आप बिल्कुल सही कह रही हो कि जितना ये फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक हो सकता है अगर आपने सही से इसका इस्तेमाल नहीं किया। वजह यह है कि इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है एक तरह से। तो जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको एक क्रेडिट पीरियड मिलता है, अगर उसमें आपने पे कर दिया, यानी ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पे आपने पेमेंट कर दिया, तब तो ठीक है। अदरवाइज इस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो इफेक्टिवली 40-50% तक भी हो सकता है। तो इस वजह से यहां पर यह कि समय पर भुगतान नहीं किया आपने जो भी आपका पेमेंट है, तब ये बहुत भारी पड़ता है। दूसरी बात, कई बार ये होता है कि ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। जब आप
मान लीजिए पर्स में पैसे लेके जा रहे हैं तो आपको पता है कि जितने पैसे उतने ही खर्च करने हैं, या आपने डेबिट कार्ड भी यूज किया तो मालूम है कि जितना अकाउंट में पैसा है उतना ही करेंगे। पर यहां पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके पास क्रेडिट लिमिट है, तो कई बार कुछ शॉपिंग करते वक्त लोग भूल जाते हैं कि उनको कल को इसको पे भी करना है, और जितनी लिमिट है उसको यूज कर लेते हैं, ओवर लिमिट भी यूज कर लेते हैं, और फिर टाइम पर पेमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको भारी भरकम इंटरेस्ट चुकाना होता है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड पर यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको कोई क्रेडिट पीरियड नहीं मिलता, डे 1 से आपका इंटरेस्ट लगता है और साथ ही उस पर आपके कैश ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगता है, तो वो बहुत भारी पड़ जाता है। जब क्रेडिट कार्ड होता है तो कई बार बहुत बड़ी इमरजेंसी ना होने पर भी जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है वो पैसे विड्रॉ कर लेता है, जो एक नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए ये सबसे नुकसानदायक बात है। अदरवाइज बहुत सारे फायदे हैं अगर समय पर आप पेमेंट करते रहें और सही से यूज करें। तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड रखना है तो आप बिल्कुल रखिए, यूज कीजिए, लेकिन ओवर स्पेंडिंग ना करें, और जितनी आपकी क्षमता है रिपेमेंट करने की उतना ही क्रेडिट आप यूज करें। बिल्कुल, तो किन बातों का ख्याल रखना है पंकज जी? अब आपने फायदे भी गिनाए, जोखिम भी गिनाए, तो बेसिकली जो सही इस्तेमाल हो क्रेडिट कार्ड का, जब हमने क्रेडिट कार्ड के लिए ऑप्ट किया कि अब हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, ये मालूम होते हुए भी कि इंटरेस्ट अच्छा खासा होता है, अगर आप देरी से अपना ईएमआई भरते हैं तो उस पर भी बहुत अच्छा खासा आपको ब्याज देना पड़ता है, और डिफॉल्ट करते हैं तो आपको फिर लोन लेने तक के चांसेस हो सकते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल अब बकाया देना है तो अब आपको उसके ऊपर एक और लोन लेना पड़े। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सही इस्तेमाल क्या हो, किस तरीके से प्लान करें क्रेडिट कार्ड से मनी मैनेजमेंट? पहली बात तो स्वाति ऐसा है कि आप बहुत सारे कार्ड ना रखें। कई बार लोग बहुत सारे कार्ड रखते हैं जिसकी वजह से वो टाइम पर मतलब पेमेंट करना भूल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट के दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, एक मिनिमम ड्यू और एक जो टोटल अमाउंट है ड्यू वो आपको पे करना होता है। तो यदि आप मिनिमम पे कर देते हैं तो उस पर सिर्फ जो बाकी पैसे हैं उस पर इंटरेस्ट लगता है, जो बकाया राशि है उस पर इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यदि आप कुछ भी पेमेंट नहीं करते, ड्यू डेट पर एक दिन भी बढ़ जाता है, तो उस केस में इंटरेस्ट तो लगेगा ही, प्लस आपको पेनल्टी भी चुकानी पड़ती है क्योंकि आपने समय पर भुगतान नहीं किया। तो होना ही चाहिए। पहली बात तो आप सोच समझकर यूज करें, जितना आप टाइम पर पेमेंट करते हैं, जितनी की क्षमता है उस हिसाब से खर्च करें। दूसरी बात, आप इसे ऑटो डेबिट के लिए रजिस्टर कर दें। आप चाहे पूरा अमाउंट ना करें, मिनिमम अमाउंट करें, तो ऑटो डेबिट करेंगे तो ड्यू डेट पर जो मिनिमम अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे में कम से कम जो पेनल्टी है वो आपको पे नहीं करनी होगी। और जो ड्यू डेट है, ऑटो डेबिट आपने रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन उससे पहले पहले अगर आप पेमेंट पूरा कर सकते हैं तो बिल्कुल पूरा पेमेंट कर दें, तो वो और भी अच्छा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप समय पर इसका पेमेंट करें। दूसरी बात ये होती है कि कई बार आपके पास मान लीजिए 2 कार्ड हैं और आप एक ही कार्ड यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमेशा आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर फर्क डालता है। जो क्रेडिट आपके क्रेडिट स्कोर है उस पर फर्क डालता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट मान लीजिए 2 कार्ड है, दोनों के 1-1 लाख की लिमिट है, और आप एक कार्ड को यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन एक कार्ड को आप 70-80% तक यूज कर रहे हैं, इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको चाहिए ये कि यदि 2 कार्ड है आपके पास, दोनों को आप 25-30% तक यूज करें। तो इससे ये मालूम चलता है कि आपके पास क्रेडिट लिमिट काफी है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट हंग्री नहीं हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पास में अगर 2 कार्ड है इस तरह यूज कीजिए, और बहुत ज्यादा कार्ड आप बिल्कुल भी ना रखें। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरह के कंज्यूमर हैं। आप मान लीजिए पेट्रोल के लिए कार्ड का यूज करना चाहते हैं, तो आप एक पेट्रोल कार्ड ले लीजिए, ताकि आपको हर बार जब फ्यूल आप भरे गाड़ी में, कार में, तब आपको उस पर रिवार्ड पॉइंट मिल सके और जिसके बदले में आप फ्यूल फ्री में पा सकें। इसी तरह से अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप एयर ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करें ताकि आप फ्री में आगे चलकर फ्री फ्लाइट भी पा सकें। तो इस तरह से मतलब आपकी जरूरत क्या है उस तरह से कार्ड का सिलेक्शन करें और सोच समझकर उस पर खर्च करें। बिल्कुल, अब तो दिन में आई एम श्योर कई दर्शक इससे इत्तेफाक रखते होंगे, और शायद पंकज जी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मेरे साथ तो ये होता ही है। दिन में कम से कम 5 फोन आते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या फिर आप के अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो और बहुत अलग अलग ऑफर्स भी देते हैं। इस लालसा से अगर बचना है
तो किन गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए, बेसिकली किन गलतियों से बचना चाहिए? क्योंकि ऑफर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन ऑफर्स को देखकर या फिर लालच में पड़ के हमें लगता है चलो ठीक है ले ही लेते हैं, बाद में पे करना है तो करते रहेंगे। तो कुछ क्राइटेरिया रखे अपने मन में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले? बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा कि बहुत सारे फोन आते हैं, आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं। ये बड़ा कॉमन है आजकल, क्योंकि जो आपके लिए लाइबिलिटी है वो बैंक के लिए असेट है बेसिकली। तो वो आपको क्रेडिट कार्ड देंगे और इस उम्मीद के साथ देंगे कि आप उसका यूज करोगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे। तो कभी भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि आप क्रेडिट कार्ड रखें और उसको यूज ना करें। वो यही चाहेंगे कि आप यूज करें और आप इंटरेस्ट पे करें। तो आपको चाहिए कि आप, पहली बात, एक दो कार्ड रखना एक अच्छी बात है, तो दो से ज्यादा कार्ड तो आप ना रखें। दूसरी बात, मैंने कहा कि जैसे को ब्रांडेड कार्ड है, बहुत सारे फायदे होते हैं, तो कई बार लालच में आकर लोग हर चीज का, मतलब आपने एक एयर इंडिया का को ब्रांडेड कार्ड भी ले लिया, साथ में आपने दूसरी एयरलाइन का भी ले लिया, एक शॉपिंग के लिए आपने कार्ड ले लिया। तो ऐसा ना करें। आप मैक्सिमम दो कार्ड्स की मैक्सिमम आपको लगता हो कि यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं या यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है, क्रेडिट लिमिट ज्यादा है, इस तरह से आप सिलेक्ट करें और दो कार्ड रखना मेरे हिसाब से काफी रहेगा। ज्यादा कार्ड रखने में एक ना एक दिन ऐसा वक्त होगा कि शायद ज्यादा खर्च हो जाए या फिर आप किसी वजह से पेमेंट ना कर पाए, और फिर उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड पर आउटस्टैंडिंग जुड़नी शुरू होती है तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगते हुए ये इतना बढ़ जाता है कि आप इंटरेस्ट ही पे करते रह जाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट शायद रीपे ही ना हो पाए। तो ऐसी स्थिति में हमने कई बार लोगों के साथ होती हुई देखी है। बिल्कुल, और जो आप ये गलतियां कह रहे हैं उस गलत इस्तेमाल का कई बार असर भी पड़ता है, क्योंकि अब हम डेट ट्रैप की बात करने वाले हैं पंकज जी आपसे। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अपनी पसंदीदा चीज खरीद ली या अपने पसंदीदा वेकेशन को पूरी तरह क्रेडिट कार्ड से हमने फाइनेंस कर लिया, और जब बिल आता है और बिल जब पे नहीं कर पाते हैं तो भारी भरकम कर्ज के तले दबने का भी खतरा होता है, जिसको हम डेट ट्रैप कहते हैं। तो इस डेट ट्रैप में फंसने के क्या नुकसान हमारे फाइनेंशियल लाइफ में होते हैं, यह समझना बेहद जरूरी है, और लोन लाइफ कितनी ज्यादा प्रभावित होती है इससे हमारी। बिल्कुल स्वाति, डेट ट्रैप का कारण ये भी है, कई बार ना आपको बहुत अच्छे ऑफर मिलते हैं, मतलब इतना अच्छा लालच आता है, आप फोन लेने जाते हैं कि आपका बजट है 20,000 रुपए का, लेकिन आपको मालूम चलता है 40,000 वाले फोन पे 6,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है यदि आप उसे क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं। तो उस केस में यही होता है कि वो सोचता है ठीक है 20,000 की जगह पे मुझे ये 40,000 का फोन लूंगा और उसमें मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन क्योंकि आपका बजट 20,000 रुपए का था, अब वो 6,000 के चक्कर में आपने 40,000 का फोन ले लिया। तो होगा ये कि डेफिनेटली जब बजट उतना बड़ा नहीं है, टाइम पर पेमेंट नहीं हो पाएगा और उसके बाद में वो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यदि आपका बजट है उसमें आपने फायदा लिया होता तो ठीक था, लेकिन अगर रीपेमेंट करने के लायक नहीं था, आपका बजट उतना नहीं था, तो नहीं करना चाहिए था। और फिर जब डेट ट्रैप होता है तो डेफिनेटली वहां से निकलने के लिए फिर आपको जितनी जल्दी हो सके, मैं तो ये कहूंगा कि अगर फंस चुके हैं, बाय द वे, क्योंकि ऐसा कई बार बहुत कॉमन होता है कि ये गलती हो जाती है, खर्चा ज्यादा हो जाता है और फिर रिपेमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन आप कैसे भी करके उसे जितनी जल्दी चुका सकें वो अच्छा होगा। मतलब चाहे आप दूसरा लोन लेके करें या किसी भी तरह से करना चाहें, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग बिल्कुल ना रखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंकज जी आपसे यही समझना चाह रही थी, कई दर्शकों के सवाल हमारे पास आते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड का बकाया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है 40% तक का हमें फिर उस पर ब्याज पर पेनल्टी भी लग सकती है। तो एंड एज कंपेयर टू बाकी जो लोन्स हैं ये इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है। तो किस तरीके का लोन लेना, एक तो सबसे पहले लोन लेना चाहिए क्या? आपने जैसा बताया कि आप लोन लेकर क्रेडिट कार्ड का बकाया चुका सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी एक अनसिक्योर्ड लोन है, तो उसकी एवज में किस तरीके का लोन आप सजेस्ट करेंगे कि जिससे हम क्रेडिट कार्ड के बिल को पे ऑफ कर पाए थ्रू EMI? तो ये पूरा ये जो डेट ट्रैप से दूर होने का जो पूरा मैनेजमेंट है वो किस हिसाब से चलना चाहिए? स्वाति, मैंने इसलिए कहा कि कई बार लोन लेना पड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोन लेना चाहिए। पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि यदि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट चल रहा है, आप RD कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसको भी यदि रोकना पड़े तो आप रोक दें, वो आपका पैसा है, लेकिन पहले आप इसे रिपे कर दें। दूसरी बात यह है कि कुछ सिक्योर्ड लोन, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपने कोई होम लोन लिया हुआ है और आप उसके ऊपर टॉपअप लोन लेकर इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर कर दें। और हो सकता है कि आपके PPF अकाउंट पर, EPF पर
या फिर लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, इस तरह से कोई मॉर्गेज लोन वगैरह लेके भी आप इसको रीपे करें तो भी ठीक है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन जो होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो आप सिक्योर्ड लोन लेकर इस अनसिक्योर्ड लोन को रीपे कर दें। उसके बाद में अब पता नहीं कि अगर बहुत ज्यादा आपका आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि सिविल स्कोर ऑलरेडी खराब हो गया हो, ऐसे में पर्सनल लोन मिलना कितना पॉसिबल है मालूम नहीं, बट यदि मिल सकता है और पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो उस केस में आप पर्सनल लोन लेकर एक फिक्स ईएमआई उसकी बना लें जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि रेगुलरली ईएमआई पे करते रहें और आपका वो पर्सनल लोन भी चुकता हो जाएगा और साथ ही जो आपका जो ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड की वो लोन के सहारे आप पे कर देंगे। तो इस तरह से करना चाहिए। उसके अलावा एक चीज और हो सकती है स्वाति, कई बार घर में कुछ ऐसा सामान होता है जिसकी बहुत जरूरत नहीं होती है, पुरानी कार खड़ी है नहीं यूज हो रही है, बाइक है नहीं यूज हो रही है, या कोई अप्लायंसेस भी हो सकते हैं। यदि आप इस आउटस्टैंडिंग को चुकाने के लिए उस पुराने सामान को बेच दें तो मेरे हिसाब से वो भी थोड़ा सा आपको हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो उसका सहारा भी लिया जा सकता है कि पुराने सामान को बेचकर थोड़ा सा आप कैश कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह से, चाहे आप सामान बेचकर करें या फिर आप कोई सिक्योर्ड लोन लेकर करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक कर करें, बट जितनी जल्दी हो सके, अगर आपसे गलती हो गई है कि क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर नहीं हुआ है और आपको लग रहा है कि अगले 2-3 महीने में भी आप नहीं कर सकते हैं, यदि आपका कोई बोनस आने वाला है अगले महीने में तो कोई बात नहीं, उससे कर देना। लेकिन अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो जैसा मैंने कहा कि आप कोई प्लानिंग कीजिए और उसको रीपे कर दीजिए। आइए अब शो में कॉलर शामिल करते हैं हमारे साथ। आज है एक्सपर्ट पंकज मटवाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स, और पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं ग्रेटर नोएडा से मुकेश कुमार। मुकेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और उसके साथ आपके कुछ और फाइनेंशियल गोल्स भी हैं। बताएंगे अब तक कि कितनी आपने राशि इकट्ठी की है, कितने एसआईपी अभी आपकी चालू है? यस, थैंक यू स्वाति जी, गुड इवनिंग एंड थैंक यू सर। मैंने डिटेल सारी डाली हुई है जिसमें मैंने मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है वो है डीएसपी फ्लेक्सी कैप है, 5000 का है उसका एसआईपी के अंदर। रेबको है 5000 का, एक्सिस मल्टी कैप 5000 है, एक्सिस ग्रोथ 5000 है, कोटक स्मॉल कैप भी 5000 है, बट 2500 पर 15 डेज है। एनपीएस है 4200 का मंथली, ईपीएस है 1000 मंथली, और ईपीएफ मेरा 12400 का जो इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ये है। मैंने ये भी लिखा हुआ है इन्वेस्ट मैंने जो किया अभी तक 90,000, 30,000, 50,000 और 40,000 ये करके, और जो मेरा ईपीएफ का इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख हो गया अब तक। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया है, बिकॉज मैंने जब घर लिया था 2016 में तो मैंने सारी इन्वेस्टमेंट उसमें लगा दी थी, जो भी मेरे पास एसआईपी म्यूचुअल फंड से और जो भी मुझे फंड भी मिला था वो भी लगा दिया था। इसके अलावा मेरे पास एक स्मॉल साइज का प्लॉट है जिसकी कॉस्ट एटलीस्ट 10 से 11 लाख है, और जो मेरा रिटायरमेंट गोल है वो बेसिकली जो होम लोन है वो 25 लाख आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.05 हो गया है, इंडिया बुल से लिया है, तो उसको रिपेमेंट करने की चिंता है। दूसरा रिटायरमेंट के लिए 2 CR का गोल रखा है, एजुकेशन के लिए 15 लाख का 2027 तक, और मैरिज के लिए 25 लाख 2030 तक रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ मैं सोशल कॉज के लिए फंड कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो 50 लाख मैंने 2030 तक रखा हुआ है। थोड़ा डिफिकल्ट है मुझे, लेकिन पता नहीं कैसे अचीव होगा, और जो मेरी कैपेबिलिटी है इन्वेस्ट करने की वो मैं 30 से 35,000 पर मंथ या 40,000 पर मंथ कर सकता हूँ। ओके, 40,000 तक ही अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। ने काफी डिटेल में पंकज जी वैसे अपने क्वेश्चन को हमें बताया है, पर इनका होम लोन रेट बहुत ज्यादा हाई है, और 12 साल में इन्हें 25 लाख का लोन रीपेमेंट भी करना है। क्या सजेस्ट करेंगे? ये वैसे खुद भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अचीव है, पर आई एम श्योर एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं और अपने कंट्रीब्यूशन बढ़ाने से काफी चीजें हल हो सकती है। आप इसमें मदद कीजिए इनकी। बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल अगर प्लानिंग करेंगे तो सब पॉसिबल हो जाएगा। डिफिकल्ट क्योंकि टारगेट बड़े हैं इसके लिए। मुकेश, मुझे एक बात बता सकते हैं क्या आपने जो लोन लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से या एनबीएफसी से लिया हुआ है, तभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। सर मैंने इंडिया बुल से लिया हुआ है और 9.4% पे लिया था, और इन्होंने स्विच आरओआई का ऑप्शन बंद कर दिया है, और अब ये बढ़ते बढ़ते अभी रिसेंटली 11.05 हो गया।
तो क्या आप इसे रीफाइनेंस नहीं कर सकते? किसी दूसरे बैंक से आप इसे फाइनेंस कीजिए, आप लोन ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर कीजिए, ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए। यस सर, एक्चुअली क्या है ना, इसमें एक चैलेंज ये आ रहा है कि अभी प्रोजेक्ट का सीसीओसी नहीं हुआ है और रजिस्ट्री नहीं हुआ है, इसके चलते ये ट्रांसफर हो नहीं पा रहा है। ओके ओके, मैं समझ आपकी बात को मुकेश, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और जितनी जल्दी हो सके, जब भी इस प्रोजेक्ट का ओसी आ जाए और पॉसिबल हो, तो इसको तो आपको जरूर रीफाइनेंस करवाना चाहिए। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आपका यदि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, एनपीएस है, पीपीएफ है, इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं रिटायरमेंट के लिए लेके चलूं, तो बाकी के जो आपके गोल्स हैं, चाहे वो आपका एक सोशल कॉज है, बच्चों की पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं, तो इनके लिए भी अगर आप 20,000 रुपए की एसआईपी जो अभी कर रहे हैं उस हिसाब से बात करेंगे, तो आपका पहला गोल तो अचीव हो जाएगा 2027 में, लेकिन फिर आगे के लिए आपको दिक्कत होगी। तो मैंने जो कैलकुलेट किया है, अगर आप 51,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन गोल को अचीव कर सकते हैं। अब आपने कहा कि आप लगभग मतलब 35-40 तक कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस अमाउंट से शुरुआत कीजिए, लेकिन हर साल इसको थोड़ा बहुत बढ़ाते जाइए। जितना भी आपकी इनकम बढ़े उस हिसाब से आप बढ़ाते रहिए। तो क्योंकि लंबा समय है और जैसे मैंने कहा कि पहला गोल जो है वो तो आसानी से हो ही रहा है, आपका कोई दिक्कत है नहीं, तो इसके लिए अगर आप अभी 35-40 कर देंगे और हर साल से बढ़ाते जाएंगे, तो आपके सारे गोल अचीव हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन्हें क्या आप सलाह देंगे? एक तो आपने बोला रीफाइनेंस करा दे, जैसे इनके पास ओसी और बाकी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो उन्होंने चैलेंज कहा था, कोई एक मुश्त रकम कहीं से मिलती है, कहीं बल्क में अमाउंट मिलता है, वो अपने होम लोन रीपेमेंट की तरफ लगा सकते हैं पंकज जी, हमारे व्यूअर? बिल्कुल, वो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, पहली बात यह है कि क्योंकि गोल नजदीक में है, अगर मैं ये कहूं कि जो अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां से कर दे, तो जो 2027 वाला गोल है उसको अचीव करने में डिफिकल्टी हो सकती है। इसके लिए मैंने कहा कि वो आप ना करें, लेकिन अगर कोई एडिशनल आपके पास में पैसा आता है कहीं से भी, तो बिल्कुल आप इसको रिपे करें, क्योंकि 11% का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो वो बिल्कुल, स्वाति आपने बिल्कुल सही कहा है, वो इन्हें रिपे करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो आप मुकेश जी रख सकते हैं अपने पास, सो दैट आपका जो पूरा ये फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़े। डेफिनेटली थोड़े मुश्किल टू अचीव लग सकते हैं आपके ये तमाम लक्ष्य, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, उसको स्टेप अप भी आप कर पाएं अगर थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, तो आसानी से फिर अपने इन लक्ष्यों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों की पढ़ाई क्योंकि फिक्स्ड गोल है, वो आप हासिल कर पा रहे हैं, जैसा पंकज जी कह रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन बात है जिसपे बताया इन्होंने पंकज जी ने। थोड़ा सा हम चर्चा की तरफ वापस आते हैं पंकज जी, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड्स की यहाँ पर बात कर रहे थे और नटशेल में मैं जो हमारी पूरी चर्चा हुई यहाँ पर उसको अगर सम अप करूँ, किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो और साथ ही क्रेडिट कार्ड लोन चल रहा हो और साथ ही कोई और लोन भी चल रहा हो, क्योंकि हम पर्सनल लोन भी लेते हैं अलग अलग ज़रूरतों के लिए, होम लोन तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कॉमन है लेना, और इसके अलावा कार लोन भी कई लोग लेते हैं। अगर ज़रूरत आती है किसी एक पर्टिकुलर लोन को चुकाने की, कि हाँ किस लोन को रीपे करना चाहिए, तो प्रायोरिटी कौन से लोन को देनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जिस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो उसको आप प्रायोरिटी पे पे करें, वो एक आसान होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो छोटी छोटी ईएमआई है, यानी कि आप अगर ऐसा करें कि बहुत सारे लोन हैं उनको कम कर दें ताकि आपको आसानी हो रिपे करने में। तो आप अगर बहुत सारे छोटे छोटे लोन है उसकी बजाय, जैसे आपने होम लोन का एग्जांपल दिया, तो होम लोन तो क्योंकि लॉन्ग टर्म का है उसको चलने दें, लेकिन आपका कार लोन हो, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग चुकाएं, उसके बाद में पर्सनल लोन को रिपे करें, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड को रिपे कर दें और फिर लास्ट में आपका होम लोन रह जाता है। इस तरह से आप रिपे करें। तो सिंपल सी बात है, जो बातें मैंने बताई उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी सीक्वेंस में आपका बढ़ता है। तो इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, उसके बाद में कार लोन एंड देन होम लोन, इनको चुकाने पर ध्यान दें।
ओके, तो जब भी बारी आती है कोई लोन चुकाने की, तो अनसिक्योर्ड लोन या जो ऐसा लोन है जिसमें बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट है, वो चुकाने की सबसे पहले कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सवाल हमारे पास एक दर्शक का आया था, इसलिए मैंने शो रैप अप करने से पहले आपसे ये जानना बेहतर समझा। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी, आप हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस शो में शामिल हुए। और आज के शो को समेटने से पहले आप सभी दर्शकों को बता दें, अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। आपके टेलीविजन सेट्स पर अब तरीका आएगा, व्हाट्सएप आप नंबर पर हमें अपना पूरा डिटेल्स भेजिए सवाल का अपने फोन नंबर के साथ, और ईमेल भी कर सकते हैं moniguru@zmedia.slgroup.com पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।